only guardian of the ocean. नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक स्क्रीन में आपको दो चेहरे नज़र आ रहे होंगे, उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा। कुछ बातें जान लीजिए। आपने अक्सर सुना है कि हम दोस्त नया बना सकते हैं पर पड़ोसी नया नहीं बना सकते। और पड़ोस में हमारे बहुत हलचल चल रही है। पहले एक तरफ चला करती थी, अब दूसरी तरफ भी हलचल चल रही है। इन सब के बीच एक वाक़या आया है। बिम्स्टेक में मुलाकात हुई है मोदी और यूनुस की। एक बात और जान लीजिए, विदेश नीति एक ऐसा मसला है जिसमें जितना दिखाया बताया जाता है उससे कहीं ज़्यादा छिपाया जाता है। इसी वजह से आज अंकुर त्यागी सर हमारे साथ हैं। हम दरअसल इसे समझने की कोशिश करेंगे। पहले मुलाकात को समझने की कोशिश करेंगे, फिर जो रिश्तों में तलखी आ रही है वो किस तरफ जाएगी उसे समझने की कोशिश करेंगे, और तीसरा जो हमारा बिंदु होगा वो ये भी कि बांग्लादेश घनघोर अस्थिरता के दौर से इस वक्त गुजर रहा है। इन तमाम बिंदुओं को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अंकुर सर, ये मुलाकात हुई, न्यूज़ 18 इंडिया ने बड़ी अच्छी दिलचस्प हेडलाइन दी है कि कहीं कोई बात, कहीं कोई खलिश तो है, क्योंकि आमतौर पर प्रधानमंत्री मोदी बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं। बट ये भी है कि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपना बता भी देते हैं कि भाई हम क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले आप इस मुलाकात को कैसे डिकोड कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली जो ये मुलाकात हुई, इसमें कई बात हुई, कहीं कुछ बातें छुपाई भी गई होंगी, ये बात सही है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मोहम्मद यूनुस ने जिस तरीके से जब वो सरकार में आए, जब वो एडमिनिस्ट्रेटर बने बांग्लादेश के, तो उनके पास कोई पद नहीं है, ये पूरी दुनिया को मालूम है। तो जब वो किसी भी डेमोक्रेटिक लीडर से मिलते हैं, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे वो यूएस के हों, या कोई यूरोपियन यूनियन का कोई कंट्री है, तो वो किस हैसियत में मिलते हैं। हैसियत से मेरा ताल्लुक़ उनकी कोई मैं वो नहीं कर रहा हूँ। हैसियत इन द सेंस, क्या वो इलेक्टेड लीडर हैं? हाँ, क्या वो किसी पार्टी क्या वो आर्मी चीफ हैं? संवैधानिक स्थिति वो क्या संवैधानिक स्थिति क्या है? क्योंकि पूरी दुनिया में जब भी कोई नेता किसी प्रोटोकॉल से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखी जाती है। और ये नज़रिया इंडिया का नहीं है, ये पश्चिम का नज़रिया है। वेस्ट हमेशा इस बात को कहता है कि हम डेमोक्रेटिक लीडर से ही मिलेंगे, हम आर्मी चीफ से बात नहीं करेंगे, हम आर्मी चीफ के किसी अपॉइंटी से नहीं मिलेंगे। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह से ये मोहम्मद यूनुस आए और उसके बाद पूरी दुनिया में जैसे कोई हलचल सी नहीं है, ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। क्योंकि पाकिस्तान में जब जब तख्ता पलट हुआ तो कहा गया कि वहाँ एक तानाशाह है, लेकिन बांग्लादेश में एक एंट्रीम गवर्नमेंट बना दी गई और अभी तक इलेक्शन नहीं हुए। पूरी दुनिया में कोई सवाल नहीं पूछ रहा बांग्लादेश से कि भैया आपकी सरकार कहाँ है। तो पहली तो बात ये। दूसरा, 2 दिन पहले ही जिस तरह उन्होंने चीन के साथ बैठ के जो बयान दिए इंडिया की 7 सिस्टर्स के बारे में, यानी चिकन नेक को लेकर पूर्वोत्तर के जितने राज्य हैं, हमारे 7 जो राज्य हैं, उनको लेकर जिस तरह की बयानबाजी दी, वो भी हैरान कर देने वाली थी। बांग्लादेश को ये समझना चाहिए कि वो गार्डियन ऑफ सी, जो उन्होंने लैंग्वेज, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हम गार्डियन ऑफ सी हैं, लेकिन आपको देखना चाहिए कि पूरी बे ऑफ बंगाल या इंडियन ओशियन का सबसे बड़ी जो पावर है वो क्या है। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश में इस समय ना एक अजीब सी स्थिति है जहां उनको ये पता नहीं चल पा रहा कि एक्चुअली आपका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। और ये जो बार बार जो फ़ौज अपने बैरक से निकल के आ जाती है। अभी आपने 3 दिन पहले बांग्लादेश के एक आर्मी चीफ हैं, उनका एक बयान सुना, उन्होंने कहा कि फ़ौज बैरक में वापस जाना चाहती है। मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फ़ौज के जल्दी से बैरक में जाती है कहीं? नहीं जाती जी। पाकिस्तान में भी जितने तानाशाह हुए, उन्होंने भी कहा कि अगले साल चली जाएगी, 6 महीने में चली जाएगी, 3 महीने में चली जाएगी। लेकिन जब फ़ौज बैरक से बाहर आती है, या फ़ौज को जब आदत लग जाती है बैरक से बाहर आने की हाँ। सत्ता में आने की, और राजधानी की सड़कों पे या उनके राजधानी के सेक्रेटेरिएट में काम करने की, तो आसानी से वापस नहीं जाती। तो कुल मिला के मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी के साथ, लेकिन जो अभी इनिशियल हमें जानकारी मिल रही है उसमें ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा कि जो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनकी आप हिफाजत करें। क्योंकि बांग्लादेश खुद को ऐसा क्लेम करता था कि हाल के दिनों में कि वो एक सेकुलर कंट्री है, तो वहाँ पे कम से कम वो हालात ना हो जो पाकिस्तान में हिंदुओं के हुए हैं। जी,
और जिस तरह से कट्टरपंथी बातें कर रहे थे वहाँ पर, जिस तरह की बातें निकल कर आ रही थी, वो जो संगठन है वहाँ का इस्लामिक संगठन है, वो जमात इस्लामी। हाँ, वो पूरी प्रक्रिया में इस तरह से इन्वॉल्व होना। एक बात, एक चीज़ और सर, ये अक्सर देखा गया कि जहाँ हमारे रिश्तों में तल्खी है, मसलन पाकिस्तान से थोड़ी तल्खी है या बांग्लादेश से थोड़ी स्थितियाँ ऊंच नीच अभी आई है, चाइना इसका ज़रूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, चाइना ज़रूर अपने पाले में लाने की कोशिश करता है। बट ये भी तय है कि वो विशुद्ध बिजनेसमैन, अगर हम कहें चाइना को तो भी गलत नहीं होगा। चाइना इससे लेकर क्या किसी तरह मौके का फ़ायदा उठाने की फिराक में? मोहम्मद यूनुस जा रहे हैं, वो अपने जो उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, चाइना का बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें पाकिस्तान भी है, और मोहम्मद यूनुस भी उस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और फिर चिकन नेक जो सबसे विवादित मसला है हमारा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। चाइना इससे भड़का रहा है, बहका रहा है, फुसला रहा है। देखिए, चाइना तो करेगा ही, चाइना के अपने हित होते हैं, कोई भी कंट्री होता है वो अपने आप को एक्सपेंड ही करता है। लेकिन सवाल ये है कि चाइना उन कंट्रीज़ को ज़्यादा तवज्जो देता है जहाँ कहीं ना कहीं भारत के साथ तलखी है। जैसे मालदीव आया, हाँ, मालदीव में इन्वेस्टमेंट, श्रीलंका अभी हाल ही में चीन के चंगुल से बाहर निकला है, हाँ, वो भी जान बचाते बचाते। तो 1 साल पहले श्रीलंका का क्या हालत हुई थी आपने देखी वहाँ पे। और हैरानी की बात यह है कि चाइनीज़ का इतना इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद श्रीलंका को अब समझ में आ गया है कि जितने टूरिस्ट श्रीलंका में इंडिया से जाते हैं वो किसी और मुल्क से नहीं आते वहाँ। तो ये मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान का तो खैर अलग ही मसला है चाइना के साथ, वो तो एक लंबी एक बहस हो जाएगी, अलग हो जाएगा। तो उसके बाद अब बांग्लादेश इज़ ए न्यू, उसके लिए एक नया एक रास्ता है जहाँ पर वो इस तरह के उसको बरगलाने की कोशिश करेगा चीन अपने हिसाब से, कि ताकि उसके अपने हित साधे जा सकें। अब देखना ये होगा कि बांग्लादेश में क्या इलेक्शन होने की कोई सूरत है, क्योंकि अगर इलेक्शन होते हैं तो तब भी बांग्लादेश में कुछ स्थिति बेहतर हो सकती है। क्योंकि एक पॉलिटिशियन जिस तरीके से सोचता है, चाहे वो किसी भी साइड सोचे, वो कहीं ना कहीं मतलब एक राजनेता का काम करना, राजनेता का सोचना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बजाय किसी आर्मी बैक्ड पर्सन के या आर्मी के जर्नल के। या किसी नोबेल पुरस्कार मिलने वाले उन्हें व्यक्ति नोबेल के। मिला है लेकिन उनको राजनीति का नोबेल नहीं मिला। पानी बचाने का नोबेल है वो, पॉलिटिक्स का नोबेल नहीं है। पॉलिटिक्स का नोबेल नहीं है वो। उन्होंने आज कोई इलेक्शन नहीं जीता, ना कोई उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो आप उन्हें कैसे मान सकते हैं कि पूरे बांग्लादेश की आवाम का जो है वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, पूरी बांग्लादेश की जितनी भी सोसाइटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरा जो पहला सवाल मैंने ये कहा था कि वो उनको सोचना चाहिए कि बांग्लादेश में अब जल्द से जल्द इलेक्शंस हों, जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं उनके हक और हकूक़ की उनकी हिफाजत हो। और देखिए कितना बड़ा आंदोलन चला था, जब आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में जो हिंदू थे उनको पे जब ये सत्ता परिवर्तन हुआ तो इतने लोग मारे गए, इतने झगड़ा फसाद हुआ, और काफ़ी लोगों को सरकारी नौकरियां भी छोड़नी पड़ी इस चक्कर में। तो मुझे लगता है कि रिलीजियस फ्रीडम इज़ ए मेजर इशू विच हैज़ बीन डिस्कस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इसके अलावा एक अच्छी बात ये भी थी कि जब प्रधानमंत्री और मोहम्मद यूनुस की बातचीत हुई तो उसी समय अजीत डोभाल जो NS से थे वो भी थे, S जयशंकर भी थे। तो सारी चीज़ें और सारी प्रधानमंत्री को पूरी ब्रीफिंग मुझे लगता है कि हुई होगी, तो उन्हें एक एक चीज़ बताई गई होगी कि आपको क्या बात करनी है। और शायद ये बात भी डिस्कस हुई होगी कि 2 दिन पहले मोहम्मद यूनुस ने चिकन नेक को लेके या 7 सिस्टर्स को लेके क्या कहा है। अच्छा, जब भी चर्चा में अजीत डोभाल आ जाते हैं तो मुझे ऐसा लगने लगता है हमको स्पाई मूवी देखने लगे। खैर, क्या ये माना जाए, प्रधानमंत्री मोदी की जो सधी हुई देह भाषा, बॉडी लैंग्वेज है, वो ये कह रही है कि पहले आपको हमारी प्रायोरिटीज़ को सेट करना होगा और उसके बाद फिर कोई आगे की चर्चा चलेगी। मसलन शेख हसीना को लेकर जिस तरह से बातें कही गई, प्रत्यर्पण की बात कर ली गई, उनका जो पासपोर्ट है, उसके जो पावर होते हैं, राजनयिक पावर होते हैं, वो हटा दिए गए हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज ये कह रही है कि पहले आप इन मसलों पे काम करें, अल्पसंख्यकों को लेकर या चिकन नेक को लेकर जिस तरह से बातें कही गई, तो पहले आप इन मुद्दों पर अपनी राय स्पष्ट करें या अपनी भारत के प्रति जो आपके रिश्ते रहे उन्हें बेहतर करें और तब फिर हमसे कोई उम्मीद करें? क्या ये माना जाए? बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, एक ललित, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कल जो टैरिफ लगा है वो हल्का सा टैरिफ का भी असर होगा इनके ऊपर, क्योंकि वो जो बांग्लादेश पे टैरिफ लगा है वो सबसे ज़्यादा गारमेंट इंडस्ट्री पे है।
जबकि वही उनका मेन सोर्स। उनका मेन सोर्स है फॉरेन इनकम, जो उनकी सबसे ज़्यादा आती है, जो डॉलर्स आते हैं बांग्लादेश में, वो एक सबसे बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। और पूरी दुनिया में अगर बांग्लादेश का एक उभार आया, एशियन टाइगर बोला जाने लगा था पिछले 5-6 सालों में या 10 सालों में, उसकी वजह ये है। तो मुझे लगता है कि मोहम्मद यूनिस को भी समझ में आया होगा कि अमेरिका में भी रिजीम चेंज हुआ है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं पुराने रिजीम से भी कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला था, या एक ग्रीन सिग्नल था, एक सपोर्ट था इंटरनल। लेकिन अब जो ट्रंप की जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद गारमेंट इंडस्ट्री को बचाना, अपने कंट्री में स्टेबिलिटी लाना, और इंडिया के साथ जो उनका बिजनेस है बांग्लादेश का, चाहे वो पावर परचेज एग्रीमेंट हो या फिर बाकी सेक्टर में जो इंडियन कंपनीज़ ने वहाँ पे निवेश किया हो, उनको प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इस पछड़े में पड़ने के इंडिया की बैशिंग की जाए। इंडिया की बैशिंग करने से बांग्लादेश को, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा बिल्कुल नहीं होने वाला। और हाल के दिनों में जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की है, उसका भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान हैज़ नथिंग टू ऑफर बांग्लादेश। और ऐसा लगता है कि जिस बात को मोहम्मद यूनुस कुछ समय बाद समझेंगे, ऐसा लगता है उस बात को जो सेना प्रमुख हैं वो समझ गए हैं। उनका धीरे धीरे एक तो आमतौर पे जो नेता होते हैं या कट्टरपंथी नेता होते हैं, उनके बयान इतर हैं। हम तकरीबन, मेरा ख्याल है 3,500 किलोमीटर के आसपास की सीमा उनसे साझा करते हैं। तो ये बात एक सेना प्रमुख भी समझ रहा है, ये बात यूनुस भी समझेंगे। कब समझेंगे ये अभी तय नहीं है, मैं उससे जुड़ा एक सवाल पूछूंगा। लेकिन ये तय है कि जो सेना प्रमुख हैं वो इस बात को समझ रहे हैं। अब उनके स्वर में जो तल्खी पहले हुआ करती थी वो नहीं है। बीच में तो उन्होंने ये तक कह दिया कि भाई इलेक्शन की बात कही, और इलेक्शन की बात के साथ एक बात और उन्होंने कही कि इसमें सभी पार्टिसिपेट करेंगे। तो जाहिर तौर पर शेख हसीना और उनकी पार्टी भी करेगी। अब यही तो सवाल है कि अगर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बांग्लादेश में फिर से रेस्टोर की जाती हैं, तो उसमें शेख हसीना को भी पार्टिसिपेट करना होगा। और इसमें मुझे लगता है कि इंडिया को भी इंश्योर करना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करें। इंडिया के अलावा पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं, ममालिक हैं, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, उनको भी बांग्लादेश पर दबाव डालना चाहिए कि दे शुड रेस्टोर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें सारी पार्टियां उनको मौका मिले। नंबर 1। नंबर 2, आपने जिस तल्खी की बात की कि अब उनके सुर वैसे भी नरम हुए हैं, क्योंकि देखो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अगर रीजनल की बात करें तो इंडिया है बांग्लादेश का। तो और इंडिया से काफ़ी चीज़ें हैं, इंडियन कंपनीज़ की जितनी भी टेलीकॉम, वहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर तक में इंडियन कंपनीज़ का निवेश है। एयरटेल वहाँ पे काम करती है। तो इतना बड़ा निवेश होने के बाद आप उस तरह से अचानक से मुंह मोड़ के नहीं बैठ सकते। जैसे आप सोच रहे थे कि शेख हसीना को इंडिया ने क्यों आने दिया अपने कंट्री में, या उनको क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है, या जो भी कुछ जिस तरह के आरोप लगाए बांग्लादेश की तरफ से, तो मुझे लगता है कि बेटर सेंस प्रिवेल। अब उन्हें इस बात का अंदाज़ा हुआ होगा कि लंबे समय तक इस डेडलॉक को ख़त्म किया जाना चाहिए। दूसरा तड़का इसमें कहीं ना कहीं टैरिफ का लगा है, क्योंकि जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो वहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार देती है, तो वो भी एक मसला है। तीसरा मसला ये है कि अगर वहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो पुराना भारत के साथ ट्रेड नॉर्मलाइज होगा, प्लस जो वहाँ पे शांति आएगी, प्लस बांग्लादेश जिस तरीके से ग्रोथ करना चाहता था वो एक रास्ता फिर से खुलेगा। और जो फंडामेंटलिस्ट ताकतें हैं वहाँ की, जो पार्टीज़ हैं, उनको थोड़ा सा मतलब उनको रोकने का मौका मिलेगा। दूसरा इसका उलट ये है कि जो क्योस है ये जारी रहे, फंडामेंटल जो पार्टीज़ हैं वो इतनी ताकतवर हो जाएं कि वो स्थिति हाथ से निकल जाए। और चौथा ये है कि बांग्लादेश अपनी इकनॉमी की बजाय इंडिया के साथ दुश्मनी को ज़्यादा तरजीह दे ले वहाँ के कुछ नेता, तो स्थिति वो दूसरी तरफ बिगड़ सकती है। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश के पास इस समय 2 रास्ते हैं। एक रास्ता उसको एक अच्छी पिक्चर की तरफ लेके जाता है, और दूसरा रास्ता उसको फंडामेंटलिज्म की तरफ लेके जाता है। तो देखना होगा कि वो कौन सा रास्ता चुनते हैं। जी, जैसे पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि जियाउल हक थे जब कट्टर था एकदम 1977 में। हाँ,
तो अगर ये बात सही है कि वो उसका है। एक लास्ट क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट है। शेख हसीना ने बात कही थी, मेरा ख्याल है कि शुरुआत में उन्होंने बात कही थी, खुद मोहम्मद यूनुस ये कहते हैं कि उन्हें सरकार चलाने, संभालने या पॉलिटिक्स का कोई तजुर्बा है नहीं और वो लगातार गलत कर रहे हैं। ये बात उन्होंने कही थी। ये इससे मैं जोड़कर या ये मैंने इसलिए कोट किया, क्या मोहम्मद यूनुस डायलेमा में है? वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें जाना किस तरफ है, और उनका ये भ्रम जितना लंबा रहेगा बांग्लादेश के लिए उतना ही बुरा होगा। बिल्कुल सही बात। तो पहली बात तो ये है कि मोहम्मद यूनुस को उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है। तीसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट था, बिना उनके सपोर्ट के वो वहाँ नहीं बन सकते थे। चौथी बात ये है कि शेख हसीना ने अपने जब उनकी सत्ता गई उससे ठीक 1 महीना पहले अमेरिका या कुछ बाहरी ताकतों पे आरोप भी लगाया था कि वो बांग्लादेश के टुकड़े करना चाहते हैं। तो ये तमाम तरह के इंसिडेंट हुए थे। अब जब वो सत्ता में आए तो पहला उनको झटका लगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि वहाँ पे सरकार ही बदल गई। दूसरा ये है कि बांग्लादेश के खुद इतने मसले हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। तीसरा ये कि जो फ़ौज वहाँ पे डायरेक्ट रूल तो नहीं करना चाहेगी, कि वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान जैसी स्थिति हो, लेकिन फ़ौज प्लस जो फंडामेंटल ताकतें हैं वो, और खुद उनके ऊपर जो खुद कंधों पे जो भार है वो, तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी मिल गई हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि इस डायरेक्शन क्या देनी है। चौथा, अभी भी बांग्लादेश में इलेक्शन का कोई रोड मैप नज़र नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश में अगर अगले 6 महीने में इलेक्शन नहीं हुए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। स्थितियाँ गंभीर हो सकती हैं और ज़ाहिर तौर पर इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। जितना बिल्कुल भारत का निवेश है, पर ये पाकिस्तान वाला मसला नहीं है। पाकिस्तान में हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई बातचीत भी नहीं है। बांग्लादेश में इंडियन कंपनीज़ का काफ़ी बड़ा निवेश है। तो मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी अगर बांग्लादेश में आती है तो वो सभी के लिए बेनिफिशियल होगी और वो पूरे रीजन के लिए अच्छा होगा। तो कम से कम ये माने कि ये इस मुलाकात के बाद ये चीज़ें फिर से इनिशिएट, मुझे लगता है कि जो थोड़ा सा मुलाकात हुई है, पहली मुलाकात हुई है जब से मोहम्मद यूनुस ने कार्यभार संभाला, तो बातचीत और बढ़े, जो तलखी है वो कम हो, और जो पहले कुछ बयान आए थे, कुछ किसी एम्बेसडर ने दिए या किसी आर्मी जनरल ने दे दिए, वो चीज़ें बंद हो, चीज़ें बेहतर हों, जैसे पहले सामान्य रिश्ते थे शेख हसीना के टाइम में। तो मुझे लगे पर्दे के पीछे कुछ बातचीत हो। अजीत डोवाल थे बातचीत में, तो मुझे लगता है कि शायद सारी बातें हुई होंगी, उनसे ये भी हुई होंगी कि शेख हसीना कब वापस लौटेंगी, उस पर भी बातचीत हो सकती है, और लौटने के बाद इलेक्शन कब हो सकते हैं, और उन्हें कुछ बातें वैसी भी बताई गई होंगी कि देखिए हम सबसे बड़े आपके ट्रेड पार्टनर हैं, तो बॉर्डर इतना खुला है, साथ में बॉर्डर लगा है, एक ही ज़बान भी बोली जाती है, तो आप मतलब कहाँ जाना चाहते हैं। तो सारी बातें हुई होंगी मुझे लगता है कि, और ये जो सारी बातों के साथ सर मुस्कुरा दे रहे हैं, इसी मुस्कुराहट को आगे भी डिकोड करेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, मैंने शुरुआत में कहा था कि जितना बताया जाएगा उससे कहीं ज़्यादा छिपाया जाएगा, क्योंकि 2 मुल्कों का सवाल है, एक बात। दूसरी बात, उसमें से एक मुल्क ऐसा है जो बहुत अस्थिर है राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर। तो आज इस चर्चा को यहीं रोक लेते हैं। अगर आपको लगता है क्या कुछ आपको और लगता है, किस तरह से आप इस तरह की चर्चाएं देखना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें आप कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं। फिलहाल हम दोनों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।